दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल उडल्स पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र के बारे में, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि नर जनन तंत्र किसे कहते हैं, क्या होता क्या है, और ये हमारे शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वृषण क्या होता है, वृषण के बारे में पढ़ेंगे कि वृषण होता क्या है। और देखेंगे कि वृषण कोश का जो तापमान होता है वो तुलनात्मक रूप से कम क्यों होता है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और शुक्राणु बनने के लिए कैसे टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और दूसरा हम पढ़ेंगे कि नर युग्मक के क्या होता है, और नर युग्मक जो होता है वो क्या होता है। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि विष्ण जो है वो कौन सी ग्रंथि निकालती है और कौन सा हार्मोन उत्पन्न करती है और इसके कार्य क्या क्या हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे शुक्र वाहिनी की तरफ, शुक्र वाहिनी के बारे में पढ़ेंगे, शुक्र वाहिनी क्या होता है और ये क्या क्या कार्य करता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मूत्र मार्ग की तरफ। तो मूत्र मार्ग में पढ़ेंगे हम कि मूत्र मार्ग क्या होता है और ये क्या क्या कार्य करता है। और फिर जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा हमारा, वो क्या होगा हमारा, संबंधित ग्रंथियां, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो नर जननांग तंत्र जो होता है, उसमें जो सबसे मेन जो ग्रंथियां होती है ये कौन कौन सी ग्रंथियां रिलीज करती है और इससे क्या क्या होता है और क्या क्या कैसे कैसे हम क्या करते हैं, वो सब हम सारा इस चैप्टर में इस टॉपिक में पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। इजी लैंग्वेज में हमें जस्ट चिल होके हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बस हमको क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है, हमको क्या करना है, समझना है। क्या करना है, समझना है, रट्टा नहीं मारना, रट्टू तोता नहीं बनना हमें, हमें क्या करना है, समझना है। और आज मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा एकदम इजी लैंग्वेज में, और आप यहाँ से समझ कर ही जाएंगे, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं, आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नर क्या होता है। नर के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर नर क्या होता है। तो नर क्या होता है, ऐसा जीव जिसका जो है क्या हो, जिसके दाढ़ी आती हो, जिसके मूछ आती हो, और जिसके छाती पे बाल हो, या फिर जितने भी हमने देखा है कि लड़कों में क्या क्या गुण होते हैं, चेहरे दाढ़ी पे मूछ निकलना, आवाज़ फटना। ठीक है, ये सब क्या होता है, तो इन सब के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, नर के लक्षण होते हैं। ठीक है, नर मतलब हम कह सकते हैं इंग्लिश में जैसे कहते हैं मेल, मेल क्या होता है, नर। ठीक है। और जनन क्या होता है, जनन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज उत्पन्न करना। ठीक है, जनन करना, एक जीव से क्या होना, निकलना, कोई सी भी चीज का मतलब कि मतलब जैसे एक आप कह सकते हैं कि जैसे जानवर है कोई सा। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब जन्म देता है बच्चे को तो वो क्या करता है, जनन करता है, वो क्या करता है, जनन करता है। और जो तंत्र होता है, जो ये तंत्र होता है, उसका मतलब क्या है, जो जितना भी नर है वो उनके जो जनन अंग है, जनन अंग, ये क्या है, जनन अंग। ठीक है, नर जनन अंग की जो तंत्र है, तंत्र मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं हम सिस्टम। ठीक है, तो जितने भी सिस्टम है वो कैसे कैसे कार्य करता है, क्या क्या करता है, क्यों, कौन कौन सी चीजें रिलीज करता है, कौन कौन से जितने भी कार्य होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं, तंत्र। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तो आप समझ गए नर जनन तंत्र किसे कहते हैं। अब हम दूसरी जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, विषण। विषण के बारे में देखते हैं कि विषण होता क्या है, होता क्या है। तो विषण क्या होता है, वो क्या होता है, उदर गुहा के बाहर जो होता है हमारा वृषण कोश उपस्थित होता है। वृषण कहाँ पे उपस्थित होता है, जो हमारा उदर मतलब क्या होता है, पेट होता है। क्या होता है, उदर मतलब पेट होता है। और पेट के हमारा निचला जो हिस्सा है उसके बाहर में, हमारा जो बाहर का साइड जो होता है, उस बाहर में जो साइड होता है उसमें वो क्या होता है हमारा, वो क्या होता है, इस आकार का होता है। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये मानव का नर जनन तंत्र है। मानव का क्या है, नर जनन तंत्र है। इसमें वृषण कहाँ पे होता है, वृषण जो है ये क्या है, हमारा वृषण है।
ये जो क्या है, ये जो स्काई ब्लू से जो पार्ट बनाया गया है, ये कौन सा है, वृषण है। तो हम इसे क्या कर देंगे, वृषण लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, वृषण। ये हमारा क्या हो गया, वृषण हो गया। ठीक है, तो वृषण कहाँ पे होता है, जो हमारा पेट है, ये क्या है, यहाँ पे ये ऊपर का हिस्सा क्या है, ये क्या है, हमारा पेट का हिस्सा है। और इसके नीचे हमारा क्या होता है, शीशन होता है। इसे हम क्या कहते हैं, शीशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, शीशन। और शीशन के नीचे जो होता है हमारा बाहरी बाहरी हिस्से, उधर बाहरी हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, हमारा वृषण होता है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। तो वृषण के बारे में हम सबसे पहले पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले वृषण के बारे में पढ़ेंगे। तो वृषण क्या होता है, आपको पता चल गया वृषण कहाँ पे स्थित होता है। तो ये क्या होता है, पेट के नीचे नीचे हिस्से में, शीशन के नीचे होता है। ठीक है, वहाँ पे स्थित होता है। अब दूसरी बात कि वृषण जो है, वृषण कोश का जो तापमान है वो तुलनात्मक रूप से कम होता है। अब इसका आंसर क्या है कि जो वृषण कोश है उसमें जो तापमान होता है वो क्या होता है, कम होता है। वो क्यों होता है, आखिर वृषण कोश में तापमान कम क्यों होता है, कब क्यों होता है। ठीक है, वो भी किससे, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उससे कम होता है। वो क्या, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसका अगर मान लो 27 या 28 या फिर 29 इसके आसपास होता है, या फिर 30 के आसपास, जितना भी होता है उसके आसपास जब होता है, तो उससे क्या होगा, उससे कुछ टेम्परेचर जो है वो कम होगा। अगर मान लीजिए कि हमारा जो शरीर का तापमान है वो कितना है, 35 के आसपास है, तो जो हमारे वृषण कोश का जो तापमान होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा, 32 के आसपास होगा। कितना होगा, 32 या फिर 33 के आसपास होगा। तो वो होता क्यों है, वो जो तापमान है वो कम क्यों होता है, सबसे पहले ये हम समझेंगे। तो कम इसलिए होता है, जो वृषण है उसमें, जो वृषण कोश है उसका जो तापमान, वृषण कोश का जो तापमान है वो कम इसलिए होता है, कोश का तापमान। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसको क्या करना पड़ता है, शुक्राणु जो होते हैं, जो वृषण में क्या होते हैं उपस्थित शुक्राणु जो होते हैं, उसको क्या होता है, जो टेम्परेचर कम, यानी तापमान जो है वो क्या होता है, कम की आवश्यकता होती है। यानी कि जो हमारे जो वृषण कोश है उसमें जो शुक्राणु उपस्थित हैं वो तभी बन सकते हैं जब वृषण कोश का जो तापमान है वो क्या हो, कम हो। वृषण कोश का तापमान क्या हो, कम हो। तो शुक्राणु को बनने के लिए वृषण कोश के तापमान का जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जिसके कारण वो आसानी से बन सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा जो शुक्राणु है वो क्या होता है, ठंडी के मौसम में क्या होता है, ज़्यादा बनता है, अधिक बनता है। लेकिन वही गर्मी के मौसम में जो शुक्राणु की जो बनने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है मुकाबले सर्दी के। ठीक है, ठंड के मौसम में हमारे शुक्राणु ज़्यादा बनते हैं, लेकिन जो गर्मी का मौसम होता है उसमें क्या होता है, शुक्राणु कम बनता है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, हमारे शरीर में जो है, जो हमारा जो वृषण कोश है उसका जो तापमान है वो कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं क्या, शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है किस चीज़ की, टेम्परेचर कम की। इसीलिए क्या होता है, हमारे शरीर में जो वृषण होता है, वृषण कोश में जो तापमान होता है वो क्या होता है, कम होते हैं। तो ये टॉपिक आप समझ गए। अब हम आगे आगे देखते हैं। और दूसरी बात हम क्या है, जो नर युग्मक होते हैं, जो नर, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वृषण के अंदर क्या होते हैं, नर युग्मक। यानी कि नर के जो शुक्राणु होते हैं, युग्मक का मतलब क्या होता है, शुक्राणु। युग्मक किसे कहते हैं, शुक्राणु को भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वृषण कोश में पाए जाते हैं। तो नर युग्मक जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, शुक्राणु जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो हमारे वृषण कोश में पाए जाते हैं, या फिर यहाँ पे बनते हैं। वो क्या होता है, यहाँ पर बनते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पर बनते हैं। तो ये दूसरी चीज़ पता चल गई कि वृषण की दूसरी खासियत क्या है, जो नर युग्मक होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर बनते हैं।
अब तीसरा वृषण के बारे में क्या है, वृषण जो है वो क्या है, एक ग्रंथि भी है। वृषण जो है क्या है, ग्रंथि भी है, जो क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, क्या कहते हैं इसे, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज करती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो होते हैं उसमें वृषण ग्रंथि क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन नामक क्या ग्रंथि रिलीज करती है, जिसके कारण जो यौन आरंभ चालू होता है और उसमें दिखाई देता है। जितने भी मेल होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे दाढ़ी निकलना, ठीक है, मूछें निकलना, आवाज क्या होना, फटना, ये सब क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के निकलने से होता है। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन क्या है, शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण भी करती है। पहला कार्य क्या है, पहला कार्य ये है कि वो क्या करती है, लड़कों में यौवन आरंभ परिवर्तन करती है। ठीक है, जैसे दाढ़ी निकलना, आवाज का भारी होना, मूछें निकलना, ठीक है, छाती पे बाल वगैरह निकलना, ये सब क्या हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होने से होता है। और दूसरी बात क्या करता है, ये क्या करता है, शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करता है। यानी कि शुक्राणु जो रिलीज होते हैं, जैसे हम शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म भी कहते हैं, तो वो जब रिलीज होते हैं तो उसके जो हार्मोन होते हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। किसको, टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, शुक्राणु को कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ गए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस डायग्राम के अंदर देख लेते हैं कि कौन से पार्ट का क्या नाम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये यहाँ का जो ये नली टाइप की जो बनी हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, मूत्र नलिका। इसे हम क्या कहते हैं, मूत्र नलिका। ये जो नीले कलर का जो दिया हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, मूत्र नलिका कहते हैं। और यहाँ पर ये जो बना हुआ है यहाँ पे ग्रीन कलर का, इसे हम क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। यहाँ से क्या आता है, यहाँ पे मूत्र आता है नली के द्वारा, और यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा जितने भी मूत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे जमा हो जाते हैं। और जमा होने के बाद फिर इस नली के द्वारा क्या हो जाता है, हमारा बाहर आ जाता है, रिलीज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ये जो रेड कलर का दिखा रखा है इसे हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हमारा ऊपर का जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं, इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, शीशन। ठीक है, इस भाग को क्या कहते हैं, हम शीशन कहते हैं। और फिर हमारा जो ये हो गया, ये मैंने बता दिया था कि ये जो भाग होता है ये क्या होता है हमारा, ये जो भाग होता है ये हमारा क्या होता है, वृषण होता है। ये क्या होता है, हमारा वृषण होता है। और ये जो भाग ऊपर का जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। ऊपर का जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। और वृषण कोश में क्या होता है, हमारा वृषण उपस्थित होता है। और ये मूत्र मार्ग हमारा हो गया। और यहाँ पर जो मूत्राशय उसके नीचे जो हमारा क्या होता है, प्रास्ट्रेट ग्रंथि होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रास्ट्रेट ग्रंथि होता है, जो कि किसके नीचे उपस्थित होता है, मूत्राशय के नीचे उपस्थित होता है। ठीक है, और हमारा बच गया शुक्राशय क्या होता है, जिसमें शुक्राणु उपस्थित होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो दिख रहा है लाइन, ये क्या होता है, शुक्राशय हमारा होता है। तो यहाँ से शुक्राशय क्या होता है, शुक्रवाहिका। इसे हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं या फिर शुक्रवाहिका कहते हैं। उससे ये क्या होता है, शुक्राणु जो होते हैं वो क्या होता है, शुक्रवाहिका के द्वारा वृषण में जाते हैं। और वृषण में जाने के बाद फिर क्या करते हैं, ये आगे रिलीज होता है। ठीक है, तो ये था क्या था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ये क्या था, चित्र था, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मानव का नर जनन तंत्र इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा मानव का नर जनन तंत्र के बारे में था। इसके डायग्राम को पहले देख लिया, अब इसके बारे में अच्छी तरह समझेंगे तो फिर हमें अच्छे तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो वृषण मैंने समझा दिया। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, शुक्रवाहिनी क्या हो गया हमारा, ये हो गया। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, शुक्रवाहिनी क्या होता है। तो शुक्रवाहिनी का कार्य क्या होता है, शुक्रवाहिनी का कार्य होता है शुक्राणु जो होते हैं हमारे शरीर में उसको क्या करना है, वृषण कोश से क्या करना होता है, वृषण कोश से शीशन तक ले जाना होता है। तो चलिए हम डायग्राम में देखते हैं। तो डायग्राम में ये क्या है, हमारा वृषण कोश है। ये क्या है, हमारा वृषण कोश है। और ये क्या है, शुक्राणु वाहिका है।
ये क्या है, शुक्राणु वाहिका है, जो क्या करती है, वृषण को कहाँ ले जाती है, सीसन में, इसमें ले जाते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे जाता है, और यहाँ से क्या करते हैं, ये यहाँ पे शुक्राणु जो है वो क्या करते हैं, सीसन में आते हैं, और फिर जो प्रास्ट्रेट जो ग्रंथि होती है वो क्या करती है, हमें जो इसको होती है वो क्या करते हैं, रिलीज करती है। जब प्रास्ट्रेट ग्रंथि रिलीज होती है तो उसके साथ साथ क्या होता है, ये क्या करते हैं, इसको ऑर्डर देती है कि मतलब अब रिलीज हो जाओ, तो फिर ये रिलीज होता है, तभी रिलीज होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे किसके बारे में, मूत्र मार्ग के बारे में। तो मूत्र मार्ग क्या होता है, जो क्या होता है, मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर ले जाने का कार्य करती है। जो मूत्र होता है और हमारा जो वीर्य होता है वो क्या करते हैं, उन दोनों को बाहर ले जाने का कार्य करती है। तो चलिए हम डायग्राम में देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, डायग्राम है। तो इसमें क्या करेंगे, जो ये क्या है, मूत्र मार्ग है, ये हमारा, ये क्या हमारा मूत्र मार्ग है। तो इसमें क्या करती है, जो वीर्य होता है, यानी कि जो मूत्र जो होता है वो क्या करता है, यहाँ से आके इससे रिलीज हो जाता है, निकल जाता है बाहर। और जो हमारा वीर्य होता है, वीर्य जो लिक्विड होता है हमारा, वो क्या करता है, इससे निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है वो क्या है, जो वीर्य है और जो मूत्र है वो क्या होता है, कभी भी दोनों एक साथ रिलीज नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों एक साथ रिलीज नहीं होता है तो उस दोनों को अगर रिलीज करते हैं तो हमारे जो सीजन है उसमें क्या हो सकता है, हमारा जो लिंग है उसमें क्या हो सकता है, दिक्कत आ सकती है, हमें क्या हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है, या फिर हमारा जो नली है वो बंद भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा मूत्र और वीर्य है इन दोनों के बीच में कितने, कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप होना जरूरी होता है। ठीक है, तो हमारा जब मूत्र निकलता है तो उसके लिए कम से कम 15 मिनट का गैप होना ज़रूरी होता है। ये एक साइंटिफिक है। ठीक है, अगर 15 मिनट से हम जल्दी निकालते हैं तो हमें क्या हो सकती है, दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक नॉलेज वाली बात थी, तो ये मैंने बता दी। ठीक है, ये आपको जल्दी कोई बताता नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा संबंधित ग्रंथियां, यानी कि जो हमारा नर जननांग तंत्र है उसमें कौन कौन सी ग्रंथियां पर उपस्थित होती है और उन ग्रंथियों का क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शुक्राणु तरल माध्यम में होता है तो फिर क्या होता है, या फिर उसे कौन कौन से माध्यम में रहना पड़ता है। ठीक है, ये सब अभी संबंधित ग्रंथियों में देखेंगे। ये क्या करती है, दो ग्रंथियां रिलीज करती है। पहली जो ग्रंथि होती है वो उसे हम क्या कहते हैं, शुक्राशय ग्रंथि कहते हैं। और दूसरी जो ग्रंथि होती है वो होती है प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ये दोनों ग्रंथि क्या करती है, अपने स्राव को शुक्रवाहिनी जो होती है, नली में होती है, जो शुक्राशय की जो शुक्रवाहिनी जो होती है उसमें क्या करते हैं, ये दोनों अपनी ग्रंथि का जो स्राव है वो वहाँ पर डालती है। और इससे पहला जो है वो क्या होता है, इससे पहला जो है वो क्या होता है, शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। तो शुक्राणु क्या होता है, तरल माध्यम में आ जाता है। ठीक है, तरल माध्यम में आ जाता है। तरल माध्यम में आने के बाद जब ये तरल माध्यम में आता है तो शुक्राणु का क्या हो सकता है, आसानी से क्या होता है, पोषण होता है। और आसानी से पोषण होने के साथ साथ ये क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से वीर्य जो होता है उससे क्या कर सकता है, स्राव कर सकता है। तो शुक्राणु तथा ग्रंथि का स्राव मिलकर वीर्य शुक्राणु और जब ग्रंथि दोनों मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। और जो शुक्राशय ग्रंथि होती है और प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो क्या करती है, तरल माध्यम प्रोवाइड करती है। और तरल माध्यम से क्या करता है, जो शुक्राणु होता है उससे क्या करता है, पोषण देने में मदद करता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ये एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करने में भी सहायता करती है। ठीक है, तो ये था हमारा नर जननांग तंत्र के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो ये मैंने समझा दिया, जितना आसानी से मैं समझा सकता था समझा दिया। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, तो आई विल रिप्लाई, मैं क्या करूँगा, रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर टॉपिक अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वो भी अच्छी तरह समझ पाएँ। अगले वीडियो में हम क्या रखेंगे,
मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।